नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसी एग्जाम हैं, इसके अलावा आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है, उन सभी के ना आपको इसमें फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बताया जाता है, बल्कि उनका डिटेल एनालिसिस भी आपको दिया जाता है, जिससे न केवल आप चीज़ों को जान पाएँ, बल्कि अपनी समझ को सही से कर पाएँ, जिससे कि आप क्वेश्चन देने में सक्षम हों। तो इसी तरह के और भी वीडियो को जानने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो आप इसी तरीके से अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए और इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ करने में हमारी मदद करिए। अपने रिलेटिव के साथ, नियर वंस के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि दोनों का फायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आपको बता दें, कल यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि देश में चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, वो होता है 14 नवंबर को। और वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको बच्चों से बड़ा लगाव था, तो वो बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। उनका एक कथन है कि फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन एंड वी हैव टू फेस देम इन द स्पिरिट ऑफ फ्री एंड डिसिप्लिन्ड पीपल। मतलब इसका ये होता है कि जब भी आप कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रहें, तो उसके लिए आपको क्या होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, साथ ही साथ क्या होता है, कुछ दबाव आपके ऊपर होते हैं। तो आप अपने अनुशासन साथ रहिएगा, तो इन चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय सेना पर अवमानना की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी देने के पश्चात केंद्र सरकार ने अदालत के सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन अर्थात परमानेंट कमीशन का विकल्प आरंभ किए जाने का आश्वासन दे दिया है। तो इसके लिए अब आर्मी में क्या होगा, अब नई जो भी भर्तियां होंगी उसमें महिलाओं को भी अब परमानेंट कमीशन की बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की दो अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है। इसमें पहली है खुदरा प्रत्यक्ष आरबीआई आरडी योजना अर्थात रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और दूसरी है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑप्समैन स्कीम अर्थात एकीकृत लोकपाल योजना। इन दोनों योजनाओं में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी, साथ ही साथ निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और अधिक सुरक्षित बनाना संभव होगा। इसके बारे में आज हम देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अभी हाल ही में 7 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक अपना पूंजीगत व्यय है वह वित्त मंत्रालय द्वारा जितना भी टारगेट निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त कर लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोत्साहन देने के तौर पर राज्यों को क्या है, अपने कुल व्यय विभाग द्वारा अब 16,691 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उदारी राशि उनको अब दे दी गई है। उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत द्वारा एक क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इस शिखर सम्मेलन में ईरान और रूस सहित 8 देशों ने भाग लिया है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ COP26 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के जो ग्लासगो में संपन्न हुआ है, तो उसको तो आपको पता ही होगा। सर हम देखेंगे अब अगला कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, उसका भी इसमें क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे काशी कॉरिडोर परियोजना के बारे में। तो ये सारे आपके सिलेबस में आज सॉरी करंट अफेयर हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे उन टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन वन से लिंक्ड हैं, या फिर अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आता है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन से संबंधित कितने क्या कार्य किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि आर्मी ने स्थायी कमीशन की बात कर दी है महिलाओं के लिए। तो देखते हैं आखिर में कि आखिर मामला है क्या, कि हाई कोर्ट ने क्या बोला था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फरवरी 2020 में सरकार ने जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें जो महिलाएं हैं जो उसमें अधिकारी बनी हुई हैं उनको स्थायी कमीशन के साथ साथ युद्ध के अलावा अन्य सभी सेवाओं में कमांड पोस्टिंग दिए जाने को सुनिश्चित करने का एक डायरेक्शन दिया गया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि इस मामला किससे संबंधित है, अर्थात लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो अब ये क्या है, स्थायी कमीशन से लिंक है। इसको 25 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी आपके जो यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं, जहाँ पर आपका एवेल्यूएशन किया जाता है, जहाँ पर आपको पेपर देने होते हैं, उसमें स्थायी कमीशन की मांग करने तथा महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ क्या जो असंगत रूप से जो प्रभावित वो होती हैं, तो भेदभाव को दूर किया जाए और उनको भी क्या किया जाए, परमानेंट कमीशन दिया जाए। तो बार बार जब ये क्वेश्चन आ रहा है कि परमानेंट कमीशन होता क्या है, तो हम बात करें कि परमानेंट कमीशन है क्या। इसका मतलब ये होता है कि जब भी क्या होगा कि अगर कोई भी, अगर आप सेना में, आर्म फोर्स में अगर आप कहीं ज्वाइनिंग करते हैं,
तो सेवानिवृत्त होने तक आप उस पर कार्यकाल रहेगा, जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं आपका वहाँ पे कार्यकाल बना रहेगा। इसके अलावा अगर इसमें एक दूसरा अपोजिट वर्ड होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात की जाए, इसमें क्या होता है, आप केवल 10 साल के लिए नौकरी करते हैं और 10 साल की सेवा में अगर आपको एक विकल्प दिया जाता है कि आप स्थायी कमीशन लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, 10 साल की सेवाएं देकर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो केवल 10 साल की वो जॉब होती है, उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC। यदि किसी अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं मिल पाता है तो वह अधिकारी क्या करता है, अपने जो उनका पूरा टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, उसमें 4 साल के विस्तार का विकल्प चुन सकते हैं। तो इस तरीके से वो केवल 14 साल जॉब कर पाते हैं, जबकि स्थायी कमीशन वाले आगे भी जॉब को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखें अगर हमारे सेनाओं की भूमिका है क्या, अगर हम देखें कि हमारे जितनी सेना आर्म फोर्सेस हैं उसमें महिलाओं के मामले की बैकग्राउंड क्या है, तो सेना में महिला जो अधिकारी हैं उनको जो शामिल की जाने की शुरुआत कब कब हुई है, वो 1992 से हुई है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आर्म फोर्सेस वाला, उसमें आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि महिला अधिकारियों को कब शामिल किया गया है सेना में, तो उसका आंसर होगा 1992 अर्थात 1992। महिला अधिकारियों को सेना में कहाँ कहाँ अभी ज्वाइनिंग मिलती है, उनको शिक्षा कोर मिलता है, यानी एजुकेशन कोर मिलता है, सिग्नल कोर मिलता है, इंटेलिजेंस कोर मिलता है, कोर ऑफ इंजीनियर जैसी जो कुछ चुनी हुई शाखाएं हैं उनमें ही अभी तक केवल 5 साल के लिए उन्हें शामिल किया जाता है। वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम जो बनाई गई है उसके तहत जो नए रंग रूट हैं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन, इस योजना के तहत जितने भी भर्ती जो पुरुष होते हैं उनकी समकक्ष की तुलना में इनके जो प्रशिक्षण किया है उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है महिलाओं का कम होता है। वर्ष 2006 में अगर बात की जाए तो वर्ष 2006 के दौरान क्या हुआ था, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, इस योजना को SSC योजना में परिवर्तित कर दिया गया था और इसे महिला अधिकारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया था। इसके तहत महिला अधिकारियों को 10 साल की अवधि के लिए कमीशन किया जाता था, जिसको आपने पहले ना बता दिया, वो 4 साल और उसको बढ़ा सकती थी। तो इस तरीके से वो केवल क्या कर सकती थी, 14 साल तक अपना कार्य कर सकती थी। अब उन्हीं को अब बोला गया है कि आप आगे उनको परमानेंट करिए और 20 साल तक की उनको जॉब दिलाइए। आइए अब बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो सामान्य अध्ययन 2 से लिंक के आप संबंधित पहले हैं। और अभी क्या हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, 2 नई पहले बनाई स्टार्ट कर दी हैं। कौन कौन सी, अगर बात करें कौन कौन सी पहले बनाई हैं, वो बनाई है रिटेल डायरेक्ट स्कीम और साथ ही साथ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑप्समैन स्कीम, जिसको आप लोकपाल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कभी, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, उनकी डेवलपमेंट करने, उनका प्रगति करने और रोजगार संबंधित जितने विषय हैं, वहाँ से अगर आपसे किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्योंकि RBI ने इसको डिसाइड करती है, हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा। तो अगर देखें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो खुदरा प्रत्यक्ष योजना है अर्थात RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, वो है क्या, इसका उद्देश्य सबसे पहले देखें तो ये क्या करती है, इतने खुदरा निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो क्या करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं अब उनको बाजार तक उनकी पहुंच में वृद्धि करेगा, जिस पहले उनकी जो वहाँ पे पहुंच थी कम थी। इसके अलावा खुदरा प्रत्यक्ष योजना में देश के छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सरल और सुरक्षित माध्यम प्रदान किया जाएगा। आसानी से वो निःशुल्क खाते खोल सकेंगे, रखरखाव आसान होगा। इस हिसाब से क्या गया है, कुछ चीज़ों को आसानी से उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर देखें इसका महत्व क्या है, तो RBI ने ये कदम इस समय पे उठाया है जब बढ़ती हुई महंगाई के कारण RBI पर जो ग्रोथ रेट है उसका लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से क्या हुआ है, लोग अपने इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ है कि उनकी ग्रोथ रेट कम हुई है, तो उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो अभी बहुत ही हार्ड जो मौद्रिक मॉनिटरिंग जो पॉलिसी चल रही है, जिससे क्या है बॉन्ड की लगातार मांग कमजोर हो रही है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे क्या होगा सरकार के लिए आगामी जो रिकॉर्ड स्तर पर जो शुरू किए जाने वाले ऋण कार्यक्रम है उनको सही से अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, इसमें ये हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो फिलीपींस जैसे छोटे देश हैं, जहाँ एशिया के अन्य उभरते बाजार वाले देशों ने महामारी से लड़ने के लिए नागरिकों से धन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भारत का भी एक पहल है। बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा 7 राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो टारगेट किया गया था अपना इतना रुपया इन्वेस्ट करिए, वो उन्होंने अपनी 2 तिमाही में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में आगे और रुपया दिया जा रहा है। तो ये आपसे टॉपिक लिंक होगा, जो भी क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, ना, जो समावेशी विकास होता है, जब सब मिलकर अपना विकास करते हैं, उससे लिंक ये टॉपिक है। तो जिस आप ये पॉलिटिकल मैप इंडिया का अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप उसमें देख लीजिएगा किन राज्यों के बारे में बात की जा रही है। तो मैं अगर आपको राज्य को बताऊं कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, तो इसमें छत्तीसगढ़, केरल, MP, मेघालय, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना ने ये काम किया है। तो कुल मिलाकर 7 राज्य हैं, तो उनको और रुपया दिया जा रहा है, आगे अतिरिक्त राशि दी जा रही है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जो उधारी होती है जो आपको ग्रोथ में हेल्प करे, ये उपयुक्त पात्र बनने हेतु राज्यों के लिए वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के आखिरी तक अपने जो उनका पूंजीगत व्यय है उसको कम से कम अब क्या करना होगा, आपको
45% आपको क्या करना है, खर्चा करना होगा। इसका मतलब क्या है, अगर सरकार ने आपको 100 रुपये दिए खर्च करने के लिए, तो आपको कम से कम उसमें क्या करना होगा, 45% रुपये खर्च करने होंगे। तो छत्तीसगढ़, केरल, एमपी, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना जो राज्य हैं, उन्होंने 2021-22 की अपनी जो पहली छमाही था, उसमें उनको जितना रुपया खर्च करना था, उसका उन्होंने क्या कर दिया है, अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो इसके क्या होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि केंद्र सरकार से राज्यों को ऋण दिया जाए, उसका होता क्या है? तो संविधान का एक आर्टिकल है 293(3), इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये इस टाइम चर्चा में है तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और सीधे सीधे आजकल यूपी, अगर आप एसआई का पेपर देते हैं, उसमें सीधे आर्टिकल पूछ जा रहे हैं, अगर उनका आप डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो ये जो राज्य जो ऋण लेते हैं केंद्र सरकार से, वो आपको संविधान के अनुच्छेद 293(3) और 293(4) से तय ये संबंधित मुद्दे उसमें बातें लिखी गई हैं। अगर हम बात अनुच्छेद 293(3) की करें, इसमें राज्यों पर केंद्र सरकार का पिछला बकाया होने के मामले में, अर्थात अगर राज्यों ने केंद्र सरकार से उधार लिया है और उनको वापस नहीं किया है, तो राज्यों को ऋण लेने हेतु तो केंद्रीय सहायता जो क्या होगा, उसको प्राप्त करना आवश्यक होता है, उन्हें लेनी पड़ेगी, तभी तो भरपाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो 293(4) है, इसके तहत राज्यों को केंद्र द्वारा कुछ शर्तों के अधीन भी ऋण लेने हेतु सहमति दी जा सकती है। कुछ अगर वो शर्तें मानते हैं तो भी वो केंद्र से उधार ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केंद्र ज़्यादा पावरफुल होती है, वहाँ पर रुपया ज़्यादा होता है। अगर व्यवहार रूप में देखें तो केंद्र इस शक्ति का प्रयोग वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करता है। जब वित्त आयोग सिफारिश देता है कि आपको ऐसा करना होगा, तब वो ये काम करते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार से रुपया लेकर उनका रेडी है, आखिर में उनका कहीं ना कहीं वो सब केंद्र से रुपया लिए बैठे हुए हैं। और इस प्रकार सभी राज्यों को ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति लेना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य चाहते हैं कहीं और से ऋण मिले, तो उन्हें पहले केंद्र से अनुमति लेनी होती है, नहीं तो क्या पता चले कि वो केंद्र का भी रुपया नहीं लौटा रहे हैं और दूसरे किसी से ले लिया, वहाँ भी रुपया नहीं लौटा रहे हैं, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनका और घाटे में जाएंगे और केंद्रों का जो राज्य सरकार का जो भरोसा टूटेगा, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कि जो इस तरह के जो केंद्र सरकार अब लगातार अपने कानून बनाती है कि आप हमसे परमिशन लीजिए, तो ये क्या इनको शक्ति लगातार ऐसी एब्सोल्यूट शक्ति है कि लगातार कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में बात देखी जाए तो उपयुक्त जो भी प्रावधान है, उसमें अभी तक कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है, और उनका जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो केंद्र द्वारा जो निर्बाध रूप से शर्तें लागू करने संबंधी जो पूर्व के भी उदाहरण है, वो नहीं देखा गया कि आप उनको क्या करेंगे, पूरी तरीके से निर्बाध रूप से नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ रोकें लगी हुई हैं। अगर इसमें एक दिलचस्प बात देखें तो इस प्रश्न को 15वें वित्त आयोग की जो संदर्भ शर्तें हैं, उनमें शामिल किया गया था कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, क्या वो एकदम एब्सोल्यूट है, उन पर कोई रोक नहीं है। किंतु वित्त आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट है, उससे इसमें कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो अभी चीज़ें क्या है, अभी ये ग्रे रीजन के अंदर आ रही हैं। अगर देखा जाए कि केंद्र सरकार ये शर्तें कब लगा सकती है, जब ऋण देना हो राज्यों को किसी और जगह से, तो केंद्र द्वारा राज्यों के लिए शर्तें ऋण लेने हेतु सहमति देते समय लगाई जा सकती हैं, तथा ये सहमति राज्यों के केंद्र सरकार के प्रति ऋणी होने पर ही दी जा सकती है। अगर राज्य केंद्र सरकार के ऋणी हैं, तभी शर्तें लगाएगी। अगर राज्यों के पास कोई कर्जा नहीं है, तो राज्य अपने लिए स्वतंत्र है, अपने निर्णय ले सकते हैं। अगर देखें ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, इससे क्या होता है कि जो ऋण लेने वाले जो राज्य हैं, वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से ऋण लें। ऐसा ना हो कि लोन ज़्यादा हो जाए, अब चुका ही ना पाएँ और दिवालिया घोषित हो जाएं। अगर एक इंसान दिवालिया घोषित होता तो आसान है, अगर कोई राज्य दिवालिया घोषित होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा होगा। इसके अलावा एक अन्य व्यापक उद्देश्य क्या है, समष्टि आर्थिक स्थिरता, मतलब कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, आपको इकोनॉमिकल बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो सुनिश्चित करने का भी इसमें एक प्रावधान ऐसा उम्मीद की जाती है, क्योंकि राज्यों की जो भी ऋण लेने की क्षमता है, यानी कि जो जो ऋण ले लेते हैं, पूरे देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक निगेटिव रूप से कार्य करता है। अगर कोई राज्य लगातार रुपया दे नहीं पा रहा है, ऋण में बिजी है, तो ये काम करेगा। आइए बात करते हैं अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा, क्योंकि हाल ही में भारत द्वारा एक क्षेत्रीय सुरक्षा एक शिखर सम्मेलन किया गया, उसकी मेजबानी की गई, और इस शिखर सम्मेलन में रूस सहित ईरान, रूस ने आज सहित 8 देशों ने भाग लिया, और इसमें अफगानिस्तान के लिए कुछ चर्चाएं की गई। तो ध्यान रखना कि अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा के लिए 8 देश इसमें शामिल किए गए। अगर इमेज बात की जाए तो द दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग्स ऑन अफगानिस्तान ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी सेक्रेटेरिएट्स और सिक्योरिटी काउंसिल्स, ये 10 नवंबर 2021 को किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें, जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है, अर्थात क्षेत्रीय सुरक्षा जो वार्ता है, ये इसकी तीसरी बैठक थी। इससे पहले 2 बैठकें ईरान में 2018 में और 2019 में आयोजित हो चुकी हैं, और तीसरी बैठक 2021 में भारत में आयोजित की गई। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि देश के अंदर आयोजित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस सम्मेलन में क्या है, इसमें जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो लोग भाग लेते हैं। आपको पता चाहिए हमारे देश के अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आपने अगर एक मूवी देखी हो, उरी जो स्ट्राइक वाली मूवी आई थी, उसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिसने रोल निभाया था, उन्हीं की बात चल रही है। इस सम्मेलन के दौरान अगर हम बात करें तो ये घोषणा की गई घोषणाओं के अनुसार अफगानिस्तान और उसके क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने,
उनको ट्रेनिंग करने या फिर आतंकवाद के किसी भी कार्य को जो भी आप जो वित्त पोषण देते हैं, रुपया देते हैं, उनको नहीं करने के लिए कोशिश की जा रही है। इन देशों ने एक संयुक्त अपना वक्तव्य भी कुल मिलाकर उन्होंने क्या किया, एक आम सहमति पहुँचे और उन्होंने क्या किया है, उसका एक उन्होंने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इसको दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ अफ़गानिस्तान का नाम दिया है, जिसमें सुरक्षित और स्थिर अफ़गानिस्तान, आतंकवाद की निंदा, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना, साथ ही साथ सामूहिक सहयोग और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर उन्होंने जोर दिया है कि जिससे कि क्षेत्र में स्थिरता आ सके। बात करेंगे COP26 जलवायु, अभी आपने देखा होगा शिखर सम्मेलन कंप्लीट हुआ है, तो अब देखेंगे अगला जो 27 होने वाला है उसकी होस्ट कौन करेगा, मेजबान कौन होगा। तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2021 का कौन सा नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, तो उसका आंसर होगा आपका 26वां। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ आयोजित किया गया, तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में इसको संपन्न किया गया है। अगर अब ये निर्णय भी ले लिया गया है कि वर्ष 2022 में जो COP27 होगा, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन मिस्र के जगह शर्म अल शेख वहां पर आयोजित किया जाएगा, और COP28 है उसका आयोजन वर्ष 2023 में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की में आयोजित होगा। तो आपसे ध्यान रखना, आपसे 3 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि 26वां कहाँ किया गया है। पहले ये बोला है कॉप किसके ऊपर बात करते हैं, ये बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन संबंधित नहीं, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म है। 26वां कहाँ हुआ, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में हुआ। 27वां कहाँ होगा, ये शर्म अल शेख जो कहाँ पर मिस्र में वहां पर होगा। और अगर ज़्यादा ज़्यादा पूछेंगे तो 28 पूछ लेंगे, तो COP28 कहाँ होगा, यूएई में आयोजित किया जाएगा। इसमें आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए बातें की जा रही हैं। बात करते हैं आज के आखिरी करंट अफेयर की, और बात है काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काशी के मंदिरों को लगभग 320 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े अर्थात 320 इंटू 20 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में एक पक्के पैदल चलने वाले मार्ग जो कि गंगा के तटों को जोड़ा गया है, इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि सड़क 20 मीटर चौड़ी होगी और लगभग 320 मीटर चौड़ी होगी, सॉरी लंबी होगी। और इसका लेआउट आप इस फिगर में देख सकते हैं, इमेज में। इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, ये एक संग्रहालय, इसके अंदर होगा एक लाइब्रेरी की बात होगी, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र होंगे, साथ ही साथ एक मुमुक्ष भवन अर्थात मुक्ति गृह जहाँ पर लोग अपना ध्यान लगा सकें, उनका निर्माण भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसी के साथ आज जितने करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको अभी आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं यूपीएसआई के, उसमें अगर आप उसमें पॉलिटी का अगर चाहते हैं संविधान वाला, और उस 42 मिनट को आप उसमें एक्सपेंड करिएगा, और आपके 70% तक क्वेश्चन उसमें हल हो जाएंगे। तो आप उनको देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके पीडीएफ फॉर्म, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना ईमेल एड्रेस, उसको पीडीएफ भेज दी जाएगी। अगर आपको कोई शिकायत है उसको लिखिएगा, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा ड्याय के साथ। थैंक यू।